हाँ जी विकास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में बच्चों हमने शुरू की थी केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, कि मेटल्स जो है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, जिसमें से हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज कि मेटल्स एयर में क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। हमने ये भी पढ़ा था कि ये मेटल ऑक्साइड है बेसिक ऑक्साइड। ऑक्साइड्स वो होते हैं नेचर में एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस भी सीखी थी कि कैसे मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, और वो मेटल ऑक्साइड्स जो है वो बेसिस में डिसॉल्व होने वालों को, बेसिस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कली। जो रेड लिक्विड को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू में। ये हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये एल्कली है। फिर हमने पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं एयर में, इसीलिए उनको हमको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखना पड़ता है। मैग्नीशियम है ऑक्साइड की, जो किसी के साथ फर्दर उनको रिएक्ट करने ही नहीं देती, जिसकी वजह से इनका करोजन मुश्किल हो जाता है। हम एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ा सकते हैं, बाय सल्फ्यूरिक एसिड से हम क्या पास करते हैं, करंट, जो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की स्टेबल लेयर बना देती है। कॉपर इतनी आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, पर बहुत देर तक अगर हम हीट करते रहते हैं तो वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। गोल्ड सिल्वर नोबल मेटल्स है तो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और कुछ जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स जो है वो बनाते हैं। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल हमने पढ़ा था Al2O एंड जिंक ऑक्साइड, जिनकी केमिकल रिएक्शंस जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो आज हम इनकी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स। तो एक्शन ऑफ वाटर्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो बेटा गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल ऐसे हैं जो बेटा सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, जो लिक्विड है। जो थोड़े से लेस रिएक्टिव मेटल है वो बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर देंगे, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। और रिएक्ट करने के बाद मोस्ट ऑफ द रिएक्टिव मेटल्स तो बेटा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और कुछ जो लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन गैस सारे मेटल्स रिलीज करते हैं। तो मेटल पानी के साथ, अब चाहे वो लिक्विड हो या गैसियस फॉर्म के अंदर हो, बेटा वो यहाँ तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा या मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। डिपेंडिंग अपॉन मेटल की रिएक्टिविटी क्या, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जो है बेटा वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और बाकी जो है बेटा वो ऑक्साइड बनाते हैं, वो भी किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करके। लेकिन हाइड्रोजन गैस सारे मेटल जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस पर होते हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं पानी के साथ, लेकिन जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हाइड्रोजन से नीचे होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज हमने इस चैप्टर में भी पढ़ी थी, और बेटा फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन उसमें भी पढ़ी थी। तो बेटा पोटेशियम पानी के साथ क्या देगा बेटा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस। सोडियम पानी के साथ क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम बेटा। देन बेटा मैग्नीशियम पानी के साथ बेटा क्या दे देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम भी पानी के साथ क्या दे देगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जिंक पानी के साथ क्या देता है बेटा, जिंक ऑक्साइड, इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप देख सकते हैं रिएक्टिव मेटल्स हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें बेटा, मैंने यहाँ पे पानी के आगे जी स्टीम की बात करें, ऊपर की रिएक्शंस में पानी के आगे एल लिखा हुआ था बेटा, ये कौन होता है, ये होता है आयरन ऑक्साइड।
देन बेटा कौन होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, लेकिन कॉपर नहीं रिएक्ट करता। सर क्यों? बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिव जो है वो हाइड्रोजन से नीचे लाई करता है। तो आपको किसी का नाम अगर इसमें से कॉपी करना है या रिएक्शन करना है कॉपी तो कर लीजिए। तो एक हमारे पास चैप्टर में एक्टिविटी है जो हमें बताती है कि कैसे मेटल्स जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है पर बाद में ड्रॉ कीजिएगा। उस टेस्ट ट्यूब को बेटा हॉरिजॉन्टली प्लेस कर लीजिए, साथ में फूल जिसको पानी की ट्यूब का इस्तेमाल पानी की मदद से बेटा गैस को ऑब्टेन करेगा। तो ग्लास को सोक कर दीजिए, पानी दीजिए एज शोन इन द फिगर। अब आप हीट कीजिए टेस्ट ट्यूब को और ऑब्जर्व कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, जब आप यहां से पानी जो है वो किस में बदल जाएगा, स्टीम के अंदर, और स्टीम से वो मेटल के पास जाएगा, आपस में गैस निकलेगी। वो गैस इस डिलीवरी जाएगी ऐसे करके, और बाद में उसके बबल्स आप जब इस गैस की यहां पर होगी तो बेटा वो गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस, जिसको आपको पता है कि कैसे करते हैं बेटा टेस्ट। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक, ठीक है, और इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और बेटा ये मेटल जाएगा मेटल ऑक्साइड में बदल जाएगा। कहते हैं हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हीट करने पर वाटर किस में बदलता है बेटा, स्टीम। जब ये सॉलिड मेटल ऑक्साइड देती है जो साथ में क्या प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस, जो हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो ध्यान रखिए बेटा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम, वो ठंडे पानी के साथ हीट रिलीज करते हैं। एक्सो का मतलब होता है हीट रिलीज करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को आग लग जाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम करते हैं और हीट इनमें भी रिलीज होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस के साथ मेटल स्टिक कर जाता है, और ये मेटल बाद में वाटर के ऊपर क्या करने लगता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पीसेस ऑफ मैंगो फ्लोट करते हैं ऑन वाटर सरफेस, क्योंकि वो बबल्स के साथ चिपक जाते हैं। तो वो बबल्स के साथ आयरन वो नॉर्मल पानी के साथ नहीं पर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, वो भी बहुत देर हीट करने पर। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। अब आप देख लीजिए, पोटेशियम होती है वो आग वो बर्न करनी शुरू कर देती है, लेकिन मैग्नीशियम वो बबल्स के साथ अटैच हो जाते हैं पीसेस जो फ्लोट करने लगते हैं। लेकिन जिंक आप देख लीजिए बहुत धीरे 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 रिएक्ट करता है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर और स्टीम एंड उसके ऊपर बेस्ड एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है एक्शन एसिड्स के साथ। कहते हैं वो जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर वो से, ताकि वो क्या गैस, लेकिन वो मेटल सीरीज के अंदर वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो बेटा मेटल्स एसिड से हाइड्रोजन हटा देगा बेटा, तो वो क्या दे देता है, सॉल्ट करता है बेटा। ये वाटर नहीं आना चाहिए, आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। तो जैसे आप देख सकते हैं बेटा, मेटल HCl को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, तो सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड, साथ में हाइड्रोजन गैस प्लेस कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हम जानते हैं पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए इन्होंने क्या बनाया, पोटेशियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम भी क्या दे देगी, मैग्नीशियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नीशियम इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो कैल्शियम भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके साथ में हाइड्रोजन गैस। अब आप देखिए जिंक इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस दे रहा है।
एल्यूमिनियम इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। क्या बनाने का? एल्यूमिनियम क्लोराइड साथ में हाइड्रोजन गैस एक्टिव देन हाइड्रोजन। तो बेटा ये क्या बना रहा है? आयरन 2 है। तो आयरन कैन ऑल्सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन। ठीक है। सोडियम कैन ऑल्सो डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा सल्फेट, यही सेम रिएक्शन हो गया बेटा। हमारे कोर्स में 2 ही एसिड्स ज्यादा है, एक एसिड H2SO4। तो बेटा पोटेशियम इज ऑल्सो मोर रिएक्ट कर देगा और क्या बना लेगा? पोटेशियम सल्फेट। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देन कैल्शियम इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो वो उसको डिस्प्लेस करके क्या बना लेगा? कैल्शियम सल्फेट साथ में हाइड्रोजन गैस। तो कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देन बेटा मैग्नीशियम अगेन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो बेटा हमारे पास, तो मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। देन बेटा अगर हम देखेंगे जिंक भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है और क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट। तो बेटा आयरन सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो बेटा वो क्या बना रहा है? फेरस सल्फेट। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? इज आल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। एल्युमिनियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन। तो कॉपर एसिड्स के साथ नो रिएक्शन। सर क्यों? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसीलिए बेटा कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब बेटा इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कहते हैं मेटल्स जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आई रिपीट, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसको ऑक्सीडाइज करके पानी में बदल देता है और खुद बेटा क्या कर जाता है? रिड्यूस। और बेटा किस में बदल देगा? अपने आप को ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। अब वो चाहे नाइट्रस ऑक्साइड हो, नाइट्रो ऑक्साइड हो या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, तो वन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में बेटा वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो बेटा इसलिए रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल्स की इतनी आसान और अच्छी नहीं होती। मैग्नीशियम और मैंगनीज, बेटा मैंगनीज का सिंबल होता है Mn और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। ये ही 2 मेटल्स हैं जो लिबरेट कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस, बेटा किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है। तो नेक्स्ट जो बेटा हमारा एक पॉइंट आता है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, वो है एक्वा रीजिया, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं? रॉयल वाटर। अब इस रॉयल वाटर को बेटा क्या कहते हैं? जब 3 पार्ट जाते हैं एक पार्ट ऑफ HNO3, मतलब 3:1 के रेशियो में, तो बेटा उस सोल्यूशन को हम एक्वा रीजिया या फिर रॉयल वाटर कहते हैं। सर क्या काम आता है? बेटा इतना जबरदस्त लिक्विड होता है कि ये नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम को बेटा क्या करवा लेता है? अपने सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करा लेता है। तो ये जो लोग को लगता है कि उनकी गोल्ड की ज्वेलरी, प्लैटिनम की ज्वेलरी जो है वो पुरानी हो गई है, डल हो गई है, अच्छी शाइन नहीं आ रही, लुक नहीं आ रही, चलो आओ गोल्ड स्मिथ के पास चलते हैं और इसको वॉश करा ले। तो बेटा वॉश कराने के बाद उनको थोड़ा सा मास ऑफ गोल्ड में लॉस हो जाता है, क्योंकि बेटा जब वो अपने गोल्ड के ऑर्नामेंट्स को वॉश कराएंगे, जब लोग अपने गोल्ड ऑर्नामेंट्स को क्लीन या वॉश कराते हैं, टू गिव न्यू लुक, उसको नई लुक और शाइन के लिए, तो बेटा गोल्ड स्मिथ dissolves these ornaments in aqua regia
जो गलत होता है, तो एक्वा रीजिया में वो क्या कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं. सो सम मास ऑफ गोल्ड या प्लैटिनम डिसॉल्व्स इन सॉल्यूशन. तो बेटा कुछ मास गोल्ड का या प्लैटिनम का बेटा वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है. तो अगर मान लो उनका गोल्ड का मास 100 ग्राम्स था ऑर्नामेंट्स का, तो अगर वो काफी देर तक डिसॉल्व रखेंगे तो बेटा वो 95 ग्राम रह गया. सिर्फ 5 ग्राम जो है बेटा वो डिसॉल्व हो गया. तो बेटा 5 ग्राम गोल्ड की कॉस्ट बेटा आज की डेट में वो बेटा कितनी है, 25,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली. बेटा वो क्या करेंगे, इसके अंदर 5 ग्राम सिल्वर या कॉपर जो है बेटा वो मिक्स कर देंगे. आपको पता नहीं लगेगा, आपको टोटल मास 100 ग्राम ही मिलेगा. आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज फाइन, पर एक्चुअली उसमें से 5 ग्राम गोल्ड उन्होंने कम करके, ठीक है, टोटल अपनी कॉस्ट जो है वो कितनी बचा ली, 25,000 रुपीज जो है वो सेव कर लिए. मतलब गोल्ड को क्लीन करने से आपसे पैसे भी ले लिए और कुछ गोल्ड जो है बेटा उनके पास भी आ गया. मान लो एक मंथ के अंदर अगर ऐसे 10 कस्टमर्स आ गए, कस्टमर्स आ गए बेटा क्लीनिंग के लिए, है ना, शाइनिंग के लिए, तो बेटा अगर वो उनसे 2 ग्राम भी गोल्ड लेते हैं तो बेटा 20 ग्राम का मतलब हो गया ₹1 लाख उन्होंने बैठे बिठाए सेव कर लिए. तो बेटा तभी कहते हैं कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स क्लीन कराने के लिए, वॉश कराने के लिए गोल्ड स्मिथ के पास नहीं ले जाने चाहिए. आप अपने घर में साबुन के पानी से ही उसको बेटा क्या कर सकते हो, क्लीन कर सकते हैं. तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ, जिसका नाम है एक्शन ऑफ मेटल्स विद अदर मेटल सॉल्ट्स. मतलब एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल सॉल्ट्स के साथ बेटा क्या करेगा, रिएक्ट करेगा. तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, वो रिएक्शन कंडीशन अप्लाई. बेटा वो तभी पॉसिबल है अगर मेटल जो है उसके सॉल्ट से हटा देगा और अपना सॉल्ट बनाता है. इसका मेटल्स उसके कंपाउंड से या सॉल्ट से, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम जानते हैं कि बेटा ये सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है और ये जो है बेटा क्या हो जाता है, कलरलेस, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है. तो बेटा ये कंपाउंड कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट. और बाद में जो कंपाउंड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, तो बेटा ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है कि व्हाट हैपन जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं. देन बेटा हमारे पास है कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट. इसको बेटा हम क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. और हम जानते हैं कि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है. कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करके बेटा क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट. देन बेटा हम जानते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो अगेन यहाँ पे हमारे पास कौन है, कॉपर सल्फेट. आयरन बेटा कॉपर को डिस्प्लेस करके बेटा कंपाउंड क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट, साथ में कॉपर दे देगा. देन बेटा लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो बेटा ये कौन सा कंपाउंड हो गया, कॉपर क्लोराइड. और बेटा ये क्या बना रहा है, लेड क्लोराइड. तो बेटा लेट अस डू अ रिएक्टिविटी बेस्ड ऑन मेटल एंड मेटल सॉल्ट्स. कहते हैं कैसे मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल्स को. तो बेटा आप 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, एक के अंदर ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट और एक के अंदर ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली. तो ये होगी बेटा 2 टेस्ट ट्यूब. आप देख सकते हैं बेटा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है बेटा, आयरन सल्फेट जो कौन से कलर का है बेटा, ग्रीन कलर का.
कहते हैं डिप एन आयरन नेल इन कॉपर सल्फेट एंड कॉपर वायर इन फेरस सल्फेट। तो बेटा डिप एन आयरन नेल, तो बेटा ये कौन सा हो गया, आयरन नेल, और बेटा ये कौन सा हो गया, कॉपर वायर। एंड कहता है ऑब्जर्व क्या होगा, बेटा यहां पे तो देखते हैं दो रिएक्शंस हमारी क्या होगी। अब बेटा जिस रिएक्शन के अंदर हमारे पास ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर आयरन है, तो कॉपर आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ब्लू सोल्यूशन धीरे धीरे ग्रीन होने लगेगा और ब्राउन कलर का कॉपर नजर आने लगेगा। तो अब देखिए कहते हैं जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन नेल को हमने डिप किया है कॉपर सल्फेट के अंदर, ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा और लाइट ग्रीन कलर दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से और अपना बना देगा। लेकिन कहते हैं जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर फेरस सल्फेट है और उसमें आपने कॉपर वायर डाली है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन और वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए इनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं हो रही? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को ही हम कहते हैं। तो बेटा कॉपर के पार्टिकल्स हम आयरन नेल्स के ऊपर जो है वो देख सकते हैं पहली टेस्ट ट्यूब के अंदर, पर इस टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। देन बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। तो बेटा थर्ड का आंसर ऐसा क्यों होता है? कहते हैं सोडियम इज reactive metal and can react with air, hence is placed in kerosene। तो वो एयर में आके बेटा ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हम उसको बेटा किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। कहते हैं राइट द इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो बेटा आयरन को हम क्या लिखते हैं, सॉलिड, स्टीम को बेटा हम क्या लिखते हैं, पानी, साथ में हम क्या लिखते हैं, गैस। ये बनाएगा आयरन ऑक्साइड, फॉर्मूला इज Fe3O4 सॉलिड, साथ में हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए 3 यहां पे आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा एंड 4 इधर आ जाएगा। देन इन टेक्स्ट का फोर्थ कहता है कैल्शियम एंड पोटेशियम की रिएक्शन वाटर के साथ। बेटा कैल्शियम सॉलिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है जो लिक्विड होगा, और बेटा क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। आप लिख सकते हैं 2। पोटेशियम वाटर के साथ क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एंड साथ में क्या देता है, हाइड्रोजन गैस। इसकी बैलेंस इक्वेशन बेटा ये हो जाती है। इंटेक्स का फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी नाइस एंड वेरी फेमस अमंग टीचर्स एज वेल। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है और ये क्या कहता है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। हमको 4 सैंपल्स दे रखे हैं ABCD एलिमेंट्स के, और इनको हमने एक एक करके इन सॉल्यूशंस के अंदर ऐड किया है, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, और रिजल्ट हमने यहाँ पे देख लिया। अब पहले तो अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं इन सॉल्ट में से देखता हूं कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो बेटा इन सॉल्ट्स में से जो मेटल है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बेटा जिंक। जिंक से कम रिएक्टिव कौन है, आयरन। आयरन से कम रिएक्टिव कौन है, कॉपर। और कॉपर से लेस रिएक्टिव कौन होता है, बेटा सिल्वर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेटल अगर जिंक को
डिस्प्लेस कर सकता है तो वो जिंक के बाद सभी को डिस्प्लेस कर सकता है। सिमिलरली जो मेटल आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है वो आयरन के बाद सबको डिस्प्लेस कर सकता है। तो कोई ऐसा मेटल है ए बी एंड सी डी में से जो आयरन को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर सकता है? तो आंसर इज यस, वो कौन है? बी। अगर बी आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो इसका मतलब है वो कॉपर और सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहां पे हम लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट, यहां पे भी होगा और डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी होगा। ठीक है। सिमिलरली अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? ए। ए आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता पर वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब है वो जिंक को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा पर सिल्वर को वो जरूर डिस्प्लेस कर देगा। तो लेट अस चेक कि इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा मेटल आएगा और क्यों आएगा। अब कहते हैं यूजिंग द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग अबाउट मेटल्स ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट पेज के अंदर कहते हैं विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। बेटा ए बी सी के अंदर जो मेटल सबसे ज्यादा एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर रहा है वो कौन सा मेटल है? आउट ऑफ ए बी सी डी सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सा मेटल ए बी सी डी में से शो कर रहा है? बी। बी। तो बेटा मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है बेटा वो कौन हो गया? बी। कहते हैं व्हाट वुड यू ऑब्जर्व अगर बी को आप कॉपर सल्फेट में ऐड करते हो तो वापस चलते हैं। तो अगर करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो बेटा इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? Since B is more reactive than Cu, hence B can displace copper metal from its salt solution. तो बेटा B जो है वो कॉपर मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। एंड सी पार्ट कहता है अरेंज द मेटल्स ए बी सी डी इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ए बी सी डी के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है? बी। बी। तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो है वो कौन सा आ गया? बी। क्या रिएक्टिविटी सीरीज देख के कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऐसा मेटल जो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है, मतलब किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता? गोल्ड। नहीं बेटा, इस लिस्ट में से बताना है हमको ए बी सी डी के अंदर डी। ऐसा मेटल। वेरी गुड, डी, जो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट? डी। अब आपका आंसर ए बी सी डी में से ये हो गया लीस्ट रिएक्टिव। अब ऐसा मेटल बताओ जो बी से कम रिएक्टिव हो। ए। वेरी गुड। अगर बी से कम रिएक्टिव ए है तो जाहिर सी बात है ए से कम रिएक्टिव कौन होगा? सी। एंड देन आ जाएगा बेटा डी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर बी ए सी डी। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देन बेटा इन टेक्स्ट का 6th क्वेश्चन क्या कहता है हम वो भी देखते हैं। तो हमारे पास स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है 6th क्वेश्चन के लिए। कहते हैं विच इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। तो बेटा हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। कहते हैं राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो बेटा आयरन सॉलिड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा क्या बनाएगा? FeSO4 एक्वस, साथ में बेटा क्या दे देगा? हाइड्रोजन गैस। तो आप इसको क्या लिखेंगे? फेरस सल्फेट।
क्योंकि कंपाउंड्स के नाम लिखने जरूरी है, रिएक्शन को लिखना भी जरूरी है। और ये हमारा कौन सा एसिड आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन इज बैलेंस्ड। देन क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं व्हाट वुड यू ऑब्जर्व जब जिंक को आप ऐड करेंगे आयरन टू सल्फेट। तो बेटा सिंस जिंक इज मोर reactive than Fe, hence zinc will displace iron from its salt solution and form zinc sulfate। उन्होंने कहा है राइट द केमिकल इक्वेशन। तो बेटा जिंक विद FeSO4, ये हो गया एक्वस, इसका नाम हो गया फेरस सल्फेट, ये ग्रीन कलर का होता है। और बेटा जब ये डिस्प्लेस करेगा तो जिंक सल्फेट आ जाएगा, एक्वस साथ में आयरन नील आ जाएगा, इसका नाम हो गया जिंक सल्फेट। और जिंक सल्फेट जो है बेटा वो क्या होता है, कलरलेस होता है। तो यहां पे हमने इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो भी कर दिए। तो बेटा आज हम इस लेक्चर में यहीं तक ही करेंगे। अगली जो हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी बचती है, 5th प्रॉपर्टी, एंड कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स उससे एसोसिएटेड है, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे कंटिन्यू करेंगे।